एक बार फिर से स्वागत है घटना चक्र में। हम चर्चा कर रहे हैं पाकिस्तान में खुलेआम भारत विरोधी जो तमाम तरह के तत्व सक्रिय है, चाहे वो पाकिस्तान के स्टेट एक्टर हो या जिसे वो नॉन स्टेट एक्टर कहते हैं वो हो। हाफिज सईद के बारे में हम बातचीत कर रहे थे। हाफिज सईद ने एक बार फिर धमकी दिया है कि दिल्ली में वो धमाके करेंगे, आतंक फैलाएंगे। और ये वही हाफिज सईद है जिसके ऊपर बताया जाता है कि 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर यानी 50 करोड़ से भी ज़्यादा 60 करोड़ डॉलर की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये है, ये जो पूरी चीज़ है, अमेरिका का वहाँ पे दबदबा है, अमेरिका का वहाँ पे पाकिस्तान के साथ एक संबंध है। और इन तमाम चीज़ों को अगर आप देखें और भारत विरोधी कार्रवाई को देखें, सक्रियता को देखें, देखिए आज की तारीख में अमेरिका पाकिस्तान में भारत से भी ज़्यादा अनपॉपुलर है। अगर आज आप पाकिस्तान के आवाम से ये पूछें कि दुनिया के किस राष्ट्र को आप सबसे ज़्यादा नापसंद करते हैं, तो उसमें अमेरिका और इजराइल का नाम भारत से पहले आता है। ये एक बड़ी चीज़ है। दूसरी चीज़ यह कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस जरूर है पाकिस्तान के अंदर, पर उसकी भी लिमिट्स हैं। और अमेरिका ने जो इनाम डिक्लेयर किया है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे जब अमेरिका ने ये इनाम डिक्लेयर किया था तो मुल्ला उमर के ऊपर भी किया था, पर मुल्ला उमर को जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर है इनाम। हाफिज सईद के केस में ये इनाम सिर्फ उसी हालत में है जब कोई ऐसा क्रेडिबल एविडेंस प्रोवाइड करे कि जिससे कि हाफिज सईद का कन्विक्शन हो सके पाकिस्तान के अंदर। अब ये एक थोड़ी असंभव सी चीज है कि आज की तारीख में जो पाकिस्तान के हालात हैं, जो पाकिस्तान की जो सरकार है, जो स्टेट एक्टर्स हैं वो उसको बचा रहे हैं, कई स्टेट एक्टर्स उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। और ये जो आज की जो स्टेटमेंट इन्होंने जो कराची में दी है, ये हमें समझना चाहिए कि परसों ही एक अंग्रेजी समाचार पत्र में पाकिस्तान की खबर आई थी कि जितने भी बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे लश्कर तोयबा आज की तारीख में पाकिस्तान में बैंड है, कई ऑर्गेनाइजेशन है, सिपाही साहिबा पाकिस्तान वगैरह, ये सब खुले आम रमजान के महीने में जो है ज़कात कलेक्ट कर रहे हैं, जो फंड्स कलेक्ट कर रहे हैं, लोगों के घरों पे जा रहे हैं, मस्जिदों में जा रहे हैं और ये पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, ये जो स्टेटमेंट है, ये इसको हमें समझना चाहिए। रमजान के महीने में जो एक्टिविटीज हो रही हैं, इसका एम यही है कि नए वॉलंटियर्स लिए जाएं, कि लोग और इनके ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करें, इनके ऑर्गेनाइजेशंस को पैसा मिले, रिसोर्सेज मिले। तो ये इनका अटेम्प्ट है। जहां तक सवाल अंदरूनी मामलों का है, तो पाकिस्तान के अंदर काफी समस्याएं चल रही हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अलग अलग जो है रस्साकशी चल रही है। अगर आज की तारीख ही देखें, आज ईद का मुबारक मौका है। आज एक सुसाइड बॉम्बर एक शिया मस्जिद के बाहर इस्लामाबाद में मार गिराया गया। अगर वो अंदर चला जाता, उसमें भी 2-3 लोग मारे गए। अगर वो अंदर चला गया होता तो 50-60 के लोग। दूसरी एक मस्जिद में क्वेटा में हमला हुआ, उसमें 10 से ज्यादा लोग मारे गए। तीसरा परचनार में एक हमला हुआ, उसमें 2-3 लोग मारे गए। क्वेटा के बाहर 10 और लोग मारे गए। तो पूरे पाकिस्तान में आज के ऐसे मुबारक दिन में भी अगर आप ये देखें तो इस तरीके की रस्साकशी चल रही है, उपद्रव चल रहे हैं, वायलेंस चल रहा है। अब सवाल ये है कि वहां ये अक्सर सुनते रहते हैं कि पाकिस्तान की अंदरूनी हालत काफी खराब है, पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति बहुत ही बदतर है, वहां आतंकवाद से वो खुद ही बहुत ज्यादा तबाह हैं। और वहां पे कहते हैं कि हाफिज सईद जो है वो पाकिस्तान से का बड़ा दुश्मन है, भारत का कम बड़ा दुश्मन है। ये तमाम चीजें हम सुनते रहते हैं और ये बातें अक्सर सुन के उससे भारत की समस्या का समाधान नहीं मिलता है। देखिए, हाफिज सईद पाकिस्तान का कहीं से दुश्मन नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी संगठन हैं, जो रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें 2 तरीके के हैं। एक वो जो सेना के साथ पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, और एक वो जो किसी समय सेना के साथ जुड़े हुए थे लेकिन आज पाकिस्तान के खिलाफ हो गए। वो कहते हैं ना कि जब आप एक फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर बनाते हैं तो कई बार वो मॉन्स्टर आपको खाने लगता है। तो पाकिस्तान के अंदर भी कई ऐसी तंजीमें हैं जो पाकिस्तान की फौज ने बनाई और अब उनको कर रही हैं। वो लेट द पाकिस्तान हैंडल दैट, वो बिल्कुल मैंने मान लिया। लेकिन सवाल ये है कि मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर अब भी अधिकतर लोग जो हैं, जैसे फौज है, तंजीमें हैं, वो चाहती हैं कि भारत के खिलाफ दबाव बना रहे। और एक वहां पे एक लोकतांत्रिक सरकार है जो चाहती है कि भारत के साथ संबंध अच्छे हों। हम क्या करते हैं, हम बातें करते हैं कि हम ये कर देंगे। जैसे अभी पुष्पेंद्र जी ने बहुत कुछ बताई, स्टेटमेंट्स बताई। इन स्टेटमेंट्स में होता क्या है? इन स्टेटमेंट्स से वो जो तंजीमें हैं, वो जो फौज है, उसको बल मिलता है और हम करते कुछ नहीं है। वहां के जो फौजी हैं या जो वहां की तंजीमें हैं, वो ये सोचती हैं कि भारत ने करना तो कुछ नहीं है। ये स्टेटमेंट्स करने से वहां का जो आवाम है उसको लगता है कि ये लोग जो भारत के साथ पीस और उसकी बात करते हैं, ये लोग बेकार हैं,
इनसे ज्यादा हकीकत की बात कर रहे हैं वो लोग जो कि तंजीमें जो बात कर रही हैं कि हम कश्मीर का मुद्दा सुलझा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, भारत को तोड़ देंगे। अगर आप सुने वहां के टीवी चैनल पे एक ज़ियाद हामिद साहब हैं जो हमेशा गजवाए हिंद की बात करते रहते हैं। अब जो लोग उन हदीसों को ढूंढ के निकाल रहे हैं जिसमें गजवाए हिंद की बात की गई है, अब आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो शांति की बात करेंगे? जरूरत यह है कि सवाल यह है कि वहां पे वो शांति की बात ना करें। भारत की जो समस्या है, जो पाकिस्तान की धरती से सीधा सीधा भारत विरोधी जितने भी तरह की हरकतें हैं, वो आतंकी हों या भारत विरोधी अन्य हरकतें हों, उससे तो भारत को डील करना है। जी वो पाकिस्तान भारत के लिए डील नहीं करेगा। कि इसके लिए भारत की फौज को एक ऑटोनॉमी देनी चाहिए, एक स्वायत्तता देने की जरूरत है कि अगर इस तरीके का हमला हो तो आपको भी अधिकार है कि आप नियंत्रण रेखा के उस पार जाके उन पर हमला कर सकते हैं। जिस दिन यह स्वायत्तता फौज को मिल जाएगी और एक या दो हमले अगर वहां पे उनकी तंजीमों के शिविरों पे हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो ऐसा कुछ करने से 3 बार हिचकेंगे। पर आज वो नहीं हो रहा है, आज वो नहीं, और आज तक नहीं हो रहा है। आज तक बोलते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ बोलने से तो कुछ नहीं होता। बोलने से तो आप बल्कि अपने आप को ये जो बात है पुष्पेंद्र कि हम बोलते रहते हैं, हमेशा बोलते रहते हैं, कुछ करते नहीं है, ये संदेश बहुत स्ट्रांग है। कुछ करने वाला जो संदेश है वो बहुत कमजोर है। आपने 4 युद्ध आपने पाकिस्तान से लड़े, युद्ध में आपने पाकिस्तान को परास्त किया, जो उसके परिणाम हुए, लेकिन पाकिस्तान को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। देखिए, डिप्लोमेसी में और 2 मुल्कों के बीच की जब भी कोई रणनीति होती है, उसमें जो करा जाता है वो बोला नहीं जाता, और जो बोला जाता है वो करा नहीं जाता। ये एक बेसिक नियम है, ये बेसिक नियम है। आप ये देखें कि आप हाफिज सईद को छोड़ देते हैं। मैं बीच में ये पूछना चाहता हूं, आपने जो, लेकिन सवाल ये है कि ना तो हम तो बोल भी रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, हम तो सफर कर रहे हैं। बट बात ये है कि दिलीप, आप ये एड्रेस किसको कर रहे हैं? ये पाकिस्तान की समस्या नहीं है। मैं वही कह रहा हूं, आप ये पाकिस्तान की समस्या नहीं है। दे रहे हैं, उबाल आ गया है, सड़कों पे हो गया है, अब हम खत्म कर देंगे, हमारा पेशेंस रहने। हर आदमी जितनी भाषण दे रहा है, मैं फिर वही कह रहा हूं, क्या ये राजनीतिक जो इस देश के हैं, जिनके सुबह से लेकर शाम तक दिमाग में सत्ता है, एक वोट बैंक है, किसी का वोट बैंक एक्स है, किसी का वाई है, वो उनके हाथ से निकल जाए, क्या ये लोग उन लोगों के उबाल को, गुस्से को ठंडा करने के लिए दे रहे हैं या पाकिस्तान को सुनाने के लिए दे रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि आप पिछले 50 या 67 साल का इतिहास उठा के देख लिए, किसी आर्मी के चीफ ने, किसी डिफेंस मिनिस्टर ने, किसी इंटीरियर मिनिस्टर ने कभी पाकिस्तान में यह कहा कि हम भारत को नस्ते नाबूद कर देंगे? जब करना है, जिस तरीके से करना है, वो एक कोऑर्डिनेटेड उनका पूरा प्लान है, वो उसके हिसाब से चल रहे हैं। हमारे यहां सवाल यह है कि आप अभी इसी मामले पे ले लीजिए कि 5 जवानों के मामले, आपके जो पूरी संसद ने जिस तरीके की बहस पाकिस्तान में देखी गई है, उससे आप ये मत समझिए आप पे लोग हंसी नहीं रहे, आपका मजाक उड़ा रहे हैं कि ये वो संसद है, 125 करोड़ की जनता है, जिसके नेता हैं, जिसके पास सबसे बड़ी फौज है, और सुबह से शाम इस बात का बार बार भरोसा दिखाया जा रहा है कि नहीं हमारी फौज ये कर सकती है। भाई, यही वजह है कि उनके एक्सपर्ट बार बार ये कह रहे हैं कि आपकी फौज क्या बॉर्डर पे सो रही है, क्या भांग खा के सो रही है? हमारे लोग अंदर जाते हैं, मार के वापस भी आ जाते हैं, फिर आप कोई एक्शन क्यों नहीं करते? आप करिए, हम देखते हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया, जो एक बहुत बड़े उनके एनालिस्ट हैं, वो अक्सर आते हैं, तारिक पीरजादा, उन्होंने तो कहा, क्या कहते हैं कि भाई ये जो आप डायलॉग बोलते हैं, खासतौर से उनका इशारा शिवसेना की तरफ था कि हम इस्लामाबाद पे आ जाएंगे, कि हम कराची पे आ जाएंगे, मतलब करके तो देखें, हम आपके बंगलौर से लेकर दिल्ली और चेन्नई को 1 मिनट में उड़ा देंगे। अब ये जो शब्दावली है, ये एनालिस्टों की शब्दावली है, तो वो भी ये समझ रहे हैं ना कि ये भारत के अंदर जो जमातें हैं, ये सब डायलॉग बोलते हैं। वो भी ये देख रहे हैं। अगर आपके मुल्क में ये बहस चल रही है कि सोनिया गांधी ने किस तरीके से एक स्टेटमेंट को डाइल्यूट करा करके भेजा, पहले मनमोहन सिंह का एक पर्सनल एजेंडा है पाकिस्तान के साथ में, तो किस तरीके से आर्मी की एक प्रेस रिलीज आती है, उसको किस तरह से पीएमओ डाइल्यूट करता है, और उस डाइल्यूशन के पीछे मकसद ये होता है कि मामची चलती रहे, कहीं ये ना रुक जाए, और जो मैन ऑफ पीस का प्राइज लेना है, जो नोबेल प्राइज मुझे लेना है, अपने सत्ता से हटने महान बनना है मुझे, कहीं वो मौका ना निकल जाए। तो इस तरीके से आप 3 बयान देता है डिफेंस मिनिस्टर भारत का, और 3 बयान अलग अलग होते हैं। तो ये आपकी कमजोरी है, पाकिस्तान की नहीं है। शिकायत आपको भारतीय नेताओं से होनी चाहिए, भारत के शिकायत हमें पाकिस्तान से भी नहीं है। शिकायत तो हम भारत, हमारी जो अपनी नीति है, हमारी जो अपनी कहीं नीयत है, क्या पाकिस्तान जैसे राष्ट्र जो लगातार विरोधी, धर्मानी साहब, लगातार आप देखें 47 के बाद से लेके ये एक ऐसी स्थिति बनी हुई है जिसमें लगातार कुछ ना कुछ हो रहा है। देखिए, मैंने भारत की सरकार, मुझे ये लगता है कि कोई भी सरकार आई हो, मुझे ये लगता है कि यही बात जो अभी आप कह रहे हैं,
ये 3 बयान 3 दिनों में आना, नहीं, ये तमाम तरह के बयान आते रहते हैं हमारे यहाँ। बयान एक बयान की लंबी फहरिस्त है। दिलीप जी, मैं कुछ और बताना चाह रहा हूं। आप ये जो सीमा पर बैठी हमारे जवान हैं, जहां सुरक्षा का मामला है, वहां नेता बयान देंगे या वो उसके ऊपर डिसाइड करेंगे, ये प्रक्रिया है ही क्यों? वहां पर ये क्यों है? सवाल ये है, सवाल ये है देखिए कि वहां पर सबको पता है कि बॉर्डर के पार, क्योंकि आपके पास कोई नीति नहीं है, कोई नेता नहीं, नीति नहीं है, नेता नहीं है, आप में करेज नहीं है नेताओं में कि वो अटैक कर उनके डोमेस्टिक कंपल्सन्स है, वो वोट बैंक की राजनीति के तहत। क्या कारण है कि वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा जितने भी आतंकी संगठन हैं वो सक्रिय हैं तो पाकिस्तान के अंदर हैं, वहां पर कैंप है तो पाकिस्तान के अंदर हैं। और अगर कहीं पर भी कोई झगड़ा है, आज जैसे अभी बंसल साहब बता रहे थे, आप ये देखिए कि पाकिस्तान के अंदर ही ईद के मुबारक दिन किस प्रकार के वहां विस्फोट हो रहे हैं, ये सब चीजें जो हैं वहां पर होते हुए भी आपकी सेना ये हिम्मत नहीं जुटा पा रही कि वहां रिटेलिएट कर सके, और यहां के नेता उनको डिफेंस दे रहे हैं पाकिस्तान की दूसरे मुल्क की जो आर्मी है उनके एक्शन को। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जिस प्रकार का करेज, जिस प्रकार का एक रिटेलिएशन तुरंत होना चाहिए, वो 1947 से लेकर जिस प्रकार आप कह रहे हैं। मैं दूसरी बात कहता हूं। आज आप देखिए, नवाज शरीफ कहते हैं कि बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान इट्स इंपेरेटिव टू टेक इफेक्टिव स्टेप्स टू इंश्योर एंड रिस्टोर द ट्रूथ सीजफायर। अब वो एक तरफ नवाज शरीफ साहब का बयान है, दूसरी तरफ जैसे पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता है नॉन स्टेट एक्टर। ये नॉन स्टेट एक्टर इज हाइपर एक्टिव, जो आप कह रहे हैं कि जकात वसूल रहे हैं, रिसोर्सेज इकट्ठा कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं। दिलीप साहब, तो ये और आप दूसरी तरफ सेक्रेटरी लेवल की बातचीत चाहते हैं, तीसरी तरफ आप समिट लेवल साइडलाइंस पे न्यूयॉर्क में चाहते हैं। ये सिग्नल्स क्या है? देखिए, इसमें बुराई क्या है? मैं ये बोल रहा हूं, अगर आप यूनाइटेड नेशंस में समिट लेवल पे बातचीत करते हैं और साथ ही आपकी एक फौज की टुकड़ी जाके मुजफ्फराबाद में एक शिविर उड़ा देती है, तो इसमें क्या कोई डाइकोटमी है? आप भी करिए, हमने नहीं किया। हमारे भी नॉन स्टेट एक्टर्स हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते भारत के अंदर? कहिए, आपको कोई रोक रहा है? कोई रोक रहा है क्या? आपको कोई रोक रहा है? देखिए, एक चीज बताइए, और जहां आपने बोला कि फौज हिम्मत नहीं करती, तो मैं एक चीज बताऊं, ये पाकिस्तान भी जानता है कि अगर भारत की फौज बॉर्डर क्रॉस कर दे तो उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। और ये अगर आपने देखा हो, जब मोबिलाइजेशन शुरू में हुआ था तो मुशर्रफ की भाषा कैसे बदल गई थी। लेकिन सवाल ये है कि फौज एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उसके ऊपर काफी रिस्ट्रिक्शंस हैं, काफी लिमिटेशंस हैं। तो यही मैंने कहा, अगर फौज को ही ये स्वायत्तता दे दी जाए कि आप पे कोई हमला हो, आप उसको उसी वक्त वहां पे डील कर लीजिए, तो मेरे ख्याल से बातों को बढ़ने का मौका ना मिले। हम बात मधुर करते रहें दिल्ली में, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर फौज को ये स्वायत्तता दे दी जाती है कि वो हो गया ना, वो 4 सर आप रखे, जिस तरह से पाकिस्तान ने रखा हुआ 4 चेहरे बनाए और 4 अलग अलग चेहरे, अलग अलग बात करें। बंसल साहब ने बात की, ऐसी होती है दुनिया में लोग। क्या आप मुझे बताएं, ओबामा साहब बात कर रहे हैं पुतिन साहब से, वो नहीं गए, he cancelled. Why can't मनमोहन सिंह say कि we will not talk to नवाज शरीफ? वही सवाल मैं पूछ रहा हूँ, यही सवाल तो मैं पूछ रहा हूँ, वही सवाल में आलोक जी से, यही अगर ओबामा साहब इसको रद्द कर सकते हैं, मनमोहन सिंह को क्या रखा हुआ है? आलोक जी की बात को ही आगे बढ़ा रहा हूं, मैं सिर्फ इतनी सी बात ऐड कर रहा हूं कि क्या पाकिस्तान के साथ दोस्ती, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, क्या पाकिस्तान को अमेरिका एड नहीं दे रहा? क्या पाकिस्तान में जो अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो नहीं जा रहे? उस सब के बावजूद भी ड्रोन स्ट्राइक नहीं रुक रहे। तमाम सब कुछ होने के बाद उनके यहां सरकार बदल के ड्रोन स्ट्राइक चलेंगे भाई, आप मान। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि एक तरफ ये हो, ये दुनिया का नियम है, ये हमारे भारत के अंदर है कि हम कहते हैं हमारा कंपल्शन। क्या पाकिस्तान के अंदर जिस अवाम को हम बड़े सारे नंबर देते हैं, पीस लविंग लोग हैं, क्या पाकिस्तान के अंदर वो कॉन्स्टिट्यूंसी इतनी मजबूत नहीं है कि अपनी सरकारों पे या राजनीतिक पार्टियों में दबाव बनाए? जैसे आज आपके यहां इस देश के अंदर इतनी सारी राजनीतिक पार्टियां वोट बैंक के चक्कर में अपने अपने बयान देती हैं। क्या पाकिस्तान में वो कॉन्स्टिट्यूंसी क्यों नहीं मजबूत हुई जिसको भारत के अंदर बार बार मजबूत करने की कोशिश की जा रही है? वो क्यों नहीं सरकारों पे दबाव? कोई मुजाहरा देखा आपने? कहीं कोई प्रोटेस्ट देखी कि भारत के पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ के खिलाफ, पाकिस्तान के अंदर बेनजीर के खिलाफ, पाकिस्तान जरदारी के खिलाफ, जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ, किसी आर्मी के कि नहीं भारत के साथ हम संबंध चाहते हैं, आप ऐसा ना करें? तो वो कहां चली जाती है कॉन्स्टिट्यूंसी? तो फिर मैं वही बात कहता हूं कि जरूरत पड़ती है तो आप उस कॉन्स्टिट्यूंसी को आगे बढ़ा देते हैं, जरूरत पड़ती है तो आप कहते हैं कि नहीं साहब हम सब दोस्त चाहते हैं, हर पाकिस्तानी के दिल में एक हिंदुस्तानी है और एक हिंदुस्तान के मन में पाकिस्तानी है। ये डायलॉग है,
आप एक्शन में नहीं है, तो आप अमेरिका की पॉलिसी क्यों नहीं आपका, जिसकी बात बंसल साहब कह रहे हैं? बंसल साहब देखिए, दो चीजें मैं यहां कहना चाहता हूं, थोड़ा समय लूंगा इस बारे में। पहली चीज तो हमें सोचना चाहिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या शांति हो सकती है। मेरा व्यक्तिगत रूप से यह मानना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई है वो सैद्धांतिक है, ये कोई कश्मीर या बॉर्डर या इसकी नहीं है। एक चीज आप समझ लीजिए कि एक धर्मनिरपेक्ष भारत और एक पाकिस्तान जो टू नेशन थ्योरी के तहत बना हो, उसके अंदर लास्टिंग पीस कभी हो नहीं सकती। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि शांति की बात करनी चाहिए। क्यों? उसके पीछे कारण यह है कि आज पाकिस्तान के अंदर जो अंदरूनी फॉल्ट लाइंस हैं वो इस तरह बढ़ रही हैं कि उनको जो जोड़ने वाली चीज है वो एक यही है कि जो हमारे जो नेता जब बोलते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उससे होता कुछ नहीं है, पर एक जो आर्टिफिशियल जो आवाम है वो यूनिटी फैक्टर बन जाता है, वो एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाता है पाकिस्तान के केस में। तो मेरा ये कहना है कि भाई आप बात तो हमेशा ही कीजिए, हम शांति चाहते हैं, हम प्यार चाहते हैं, हम मोहब्बत चाहते हैं पाकिस्तान से, और जो करना है आपको करिए। क्या पाकिस्तान के अंदर ऐसी तंजीमें नहीं है जो आपके कहने पे कुछ कर सकें? बहुत सारी हैं। अगर आप चाहें तो आप उनको उन्हीं के कॉइन में पे कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो। लेकिन अब इसके लिए सरकार को एक डिसीजन लेना है, एक प्लान बनाना पड़ेगा, और फिर फौज को उस हिसाब से ऑटोनॉमी देनी होगी, इंटेलिजेंस एजेंसीज को उस हिसाब से ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी। जैसा कि आपको मालूम है, शर्मल शेख में हमने बहुत कुछ किया, उससे पहले गुजराल साहब ने बहुत कुछ किया। इनके कारण जो है हमारी जो भी कैपेबिलिटीज थी वो काफी हद तक कम हो चुकी हैं, और मेरे ख्याल से कम होती जा रही हैं। जी, लेकिन आप अगर इसी को देखें, ये जो बात आप कह रहे हैं, इसमें एक जो जहां कार्रवाई की जरूरत है, जहां सोच की जरूरत है, जहां जो आप सजेशन जो या पुष्पेंद्र दे रहे हैं, धर्मानी जी दे रहे हैं, आप दे रहे हैं, ये काम कौन करेगा? देखिए, जिस राजनीतिक शक्ति का जिस राजनीतिक शक्ति का, इच्छा शक्ति का आप उससे काम नहीं कर पा रहे, उसके पीछे कारण क्या है? नहीं, जो अभी आलोक भाई ने एक बात कही है कि आप ये देखें कि हम फौज को स्वायत्तता दें, सरकार को तय करना है। मेरा सवाल यह है कि आज तक कोई ये बता पाएगा इस देश के अंदर कि भारत की पाकिस्तान के प्रति विदेश नीति परमानेंट क्या है? पाकिस्तान की तो परमानेंट समझ में आती है कि जुल्फिकार अली भुट्टो 1000 साल तक घास खाएंगे लेकिन बम बनाएंगे, 1000 घाव देंगे, भारत को ब्लीड कर देंगे। ये सब उस नीति में बदलाव नहीं हुआ। लेफ्ट सेंट्रिक सरकार थी, पीपीपी की, चली गई। फिर फौजी आया, उसकी भी वही सोच। फिर राइटिस्ट आया नवाज शरीफ, उसकी भी वही सोच। मैं ये कह रहा हूं कि क्या भारत की कोई पाकिस्तान के प्रति परमानेंट विदेश नीति है? आज हम इस सरकार आई, इस सरकार का एक अलग एजेंडा है। इसने कहा नहीं साहब, पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए, हमें दूसरी आई उनका नहीं करनी। हमारी पाकिस्तान के साथ वो परमानेंट विदेश नीति नहीं है जो पाकिस्तान की है, इसलिए सत्ता बदलने से नीति नहीं बदलती उनकी। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। एक समय था जब पाकिस्तान और अमेरिका के संबंध काफी खराब हो गए थे, जब सलाला में अमेरिकी सैनिकों ने पाकिस्तान के सैनिकों को हमला किया, उनके काफी 20-25 लोग मारे गए। जब जो आपसी संबंध थे बहुत नीचे गिर गए और पाकिस्तान ने अमेरिकी सैनिकों के लिए रसद सामग्री वगैरह पाकिस्तान के थ्रू जाना बंद कर दिया, तो अमेरिका ने क्या किया? संसद में सिर्फ एक प्रस्ताव एक उनके सांसद ने लाया कि बलूचिस्तान में जो है रेफरेंडम होना चाहिए, इंडिपेंडेंस। आप देखते पाकिस्तान के अंदर किस तरीके की थरथराहट थी। ऐसा लगा जैसे कि कबूतरों के पिंजड़े के अंदर एक बिल्ली को छोड़ दिया गया। तुरंत सारी चीजें, बातचीत होने लगी, सब कुछ होने लगा। कुछ किया उन्होंने? कुछ नहीं किया। सिर्फ एक रेजोल्यूशन एक प्राइवेट एमपी ने संसद के अंदर रखा कि बलूचिस्तान मामले के ऊपर जो है बलूचिस्तान के लोगों को एक अपने सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट मिलना चाहिए। और आप देखते अगर पाकिस्तान के मीडिया के अंदर किस तरीके का कॉन्स्टरनेशन था। तो तरीके बहुत हैं अगर आप चाहें, लेकिन एक राजनीतिक विल होनी चाहिए और एक डिसीजन। वही जो सवाल मेरा था, राजनीतिक विल कहां से आएगा? देखिए, उसके लिए ये राजनीतिक विल जो है यहाँ वोट में तब्दील करने के लिए है। यहाँ पे राजनीतिक विल, तमाम राजनीतिक विल है। अगर आप देखें, बहुत साल पहले एक अमेरिकी विशेषज्ञ ने कहा था कि भारत में एक स्ट्रेटेजिक कल्चर का अभाव है। हमारे यहां आज भी विदेश नीति, आज भी आपकी सुरक्षा नीति ब्यूरोक्रेट्स तैयार करते हैं। पॉलिटिशियंस तो इग्नोरेंट है ही है, पर ब्यूरोक्रेट्स जो है, आज हमारा जो पूरा जो शासन तंत्र है वो जनरलिस्ट की तरफ है। एक आईएएस ऑफिसर कल एग्रीकल्चरल सेक्रेटरी होगा, परसों डिफेंस सेक्रेटरी होगा और वो रक्षा नीति निर्धारित करेगा आपकी, भले ही उसको रक्षा का रा ना आता हो। लेकिन समस्या ये है, जब तक हम विशेषज्ञों को नहीं नियुक्त करेंगे, इन सब तो आंतरिक विल पावर का ही है। बिल्कुल। और ये आलोक भाई जो बात करें आप उस पर देखिए, वो वजन की बात है। बिल्कुल सही बात है। देश में एक डिफेंस सेक्रेटरी को जाती तौर पे जानता हूं,
वो पता चला कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके उनको डीजी बना दिया गया। और वो अक्सर बात करते करते 10 मिनट के भाषण के बाद वो बेहोश हो जाते थे। उसके बाद उनको डिफेंस सेक्रेटरी बना दिया गया। मैंने तो उस दिन कहा कि अगर इस आदमी को स्पोर्ट्स के बारे में कुछ नहीं पता था, डिफेंस, और आज वो गवर्नर हो गए। आज देखिए पाकिस्तान, आज वो गवर्नर हो गए। आज देखिए भारत पाकिस्तान के बीच में सवाल सिर्फ यहां पे आप ये देखिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, मालदीव, म्यांमार, आप कौन सी, कहीं से भी आपकी न तो कोई सुरक्षा नीति है। पाकिस्तान की तो बात, तो ये जब आपकी स्थिति ऐसी रहेगी तो इस तरह के थ्रेट्स आपके बॉर्डर में क्या, आपके अंदर भी रहेगा और लगातार रहेगा। उससे डील करने की, आपके देश के अंदर जो आतंकी हमले हो रहे हैं उस पर कोई रणनीति है? बटला हाउस में हुआ तो उसको दूसरे से रंग दे दिया, दूसरे लोग आप पे मजाक उड़ा रहे हैं। आपका इशरत जहांगीर का हुआ तो उस पे कुछ और बात आ गई, आसाम में कुछ हुआ तो कुछ और। तो ये तो आपने फॉल्ट लाइन, आपकी फॉल्ट लाइन कहां है? अपने आप ही मजाक बनवा रहे हैं। इससे लड़ने के लिए आपके पास फॉल्ट लाइन, जो वो कौन कौन सी फॉल्ट लाइन है कि आप इनसे नहीं लड़ पा रहे हैं, आप इससे डील नहीं कर पा रहे हैं, आप इस समस्या को नहीं सुलझा पा रहे हैं? देखिए दिलीप जी, मेरे को ये लगता है जो आप बात बार बार कर रहे हैं जी, उसमें ये जो अभी आप खुद ही कह चुके हैं अपने प्रश्न में कि जो वोट बैंक की राजनीति है ना, ये एक बहुत बड़ी इस देश की समस्या बनती जा रही है। और राजनेता जितने भी हैं, जिस प्रकार ब्यूरोक्रेट की इन्होंने बात कही, वो टोटली ब्यूरोक्रेट्स पे डिपेंडेंट हैं। अगर कोई ईमानदार ब्यूरोक्रेट आता है तो वो उसका जो हश्र करते हैं वो आपने देख लिया दुर्गा के केस में क्या करते हैं। लेकिन इसके सब के बावजूद मुझे ये लगता है कि कम से कम जहां तक देश की सुरक्षा का मामला है, सीमा की सुरक्षा का मामला है, कश्मीर में किश्तवाड़ में क्या किया, किश्तवाड़ में कुछ लोग राष्ट्र विरोधी नारा लगाना शुरू कर दिया, इसके वहां पे दुकानें लूट ली, वहां पे सैनिक, नहीं, मैं आप देखिए आप आंतरिक, आप छोटी सी, आप लगता है कि आर्मी को कहीं ना कहीं आपको स्वायत्तता देने की आवश्यकता है। ये जर्नल्स को डिसाइड करना चाहिए कि सीमा की सुरक्षा कैसे होगी। इसके लिए उनको हस्तक्षेप जो उनके ऊपर ये हमारी पॉलिटिकल धर्मानी साहब, आप तो विदेश नीति और सेना की बात कर रहे हैं। आपके कश्मीर के अंदर यह तय नहीं है कि कहां गोली चलानी है, कहां नहीं चलानी है। उनके हाथ बांधे हुए हैं, 56 से डंडों का मुकाबला करा रहे हैं, क्योंकि साहब उनके पास डंडे होने चाहिए, वो क्रिकेट के बैट में आए मार के चले गए। आज किश्तवाड़ के अंदर जुमे की नमाज के बाद मुसलमानों का एक प्रोसेशन निकलता है, ट्रेडिशन है, वो जा रहा था ट्रेडिशन, उसमें नारे लगाए गए, लश्कर आई, आजादी साथ लाई, पाकिस्तान जिंदाबाद, भारत मुर्दाबाद। तो वहां चंद हिंदुओं ने उनसे कहा कि ईद का मुबारक मौका है, आज आप इस तरीके के नारे क्यों लगा रहे हैं? इस पे झगड़ा शुरू हुआ और इतनी देर तक चला कि सीआरपीएफ और जो वहां लोकल पुलिस थी उसको 4 घंटे तक दौड़ा के मारा। और उसके बाद फिर यहां से एसओएस गया, फिर उमर साहब दखल दिया, 70 दुकानें जला के राख कर दी गई हैं और पुलिस का कर्फ्यू जो लगाया गया वो नाफिज नहीं कर पाई पुलिस। मैं ये कह रहा हूं कि जिस मुल्क के अंदर इतना सेंसिटिव मामला हो, आप पाकिस्तान से बात कहां करेंगे? पाकिस्तान से बात करने के लिए हैदराबाद, आसाम, यहां की पॉलिटिक्स नजर आती है। पुष्पेंद्र आलोक, यहां पे समस्या है। आप देखिए, आप थोड़ा सा कार्रवाई की बात करें और देखिए आपके अंदर में क्या हो सकता है। देखिए, आपकी राजनीतिक इच्छा शक्ति, आपकी राजनीतिक सोच, आपकी जो आंतरिक अपनी सुरक्षा का जो तैयारी है वो किस तरह, कितना कमजोर है? देखिए, आईएसआई का तो ये स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है कि भारत के अंदर जो है 1000 कट्स करने हैं, भारत को बैल्कनाइज करना है, और वो कर रहे हैं। अगर आप ये देख रहे हैं जितनी भी What is your answer? What is our answer? What is the India's answer? देखिए, भारत का उत्तर क्या है? देखिए, हमारा जो उत्तर जो भी है वो तो खैर हमें अपनी आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, पर अगर हम उनको भी उनके ही कॉइन में जवाब देंगे तो वो रुक जाएंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। पहले भी ऐसा हो चुका है, जब पंजाब में उनकी हरकतें बढ़ी और उनके यहां कुछ उपद्रव हुए तो वो रुक गए, क्योंकि जब उनको लगा कि हाँ उनको उनके ही कॉइन में पे किया जा सकता है तो वो आईएसआई का जो सपोर्ट था वो काफी हद तक रुक गया। सवाल यह है कि हाँ, ये मैं मानता हूं कि जहां तक सुरक्षा के संबंधी चीजें हैं उसमें हमें कुछ एक निष्पक्ष दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विचार करने की आवश्यकता है। मैंने आपकी ही चैनल में 2-4 बार कहा है कि हमारे यहां सुरक्षा की जो व्यवस्था है, जैसे दिल्ली जैसे शहर में ही देख लीजिए, आप हजारों इलीगल कॉलोनीज को लीगलाइज कर रहे हैं। क्या वहां पे सेना जा सकती है? क्या वहां पे आप कोई सिक्योरिटी स्टैब्लिश कर सकते हैं? वहां ऐसी ऐसी गलियां हैं कि जहां पे सिपाही तो क्या फौज कोई भी नहीं जा सकता। और ऐसी जगहों पे जो है अगर दंगे फसाद हो रहे हैं, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, उनके खिलाफ क्या करेंगे?
ये सब चीजें प्लान करके करना पड़ता है। अगर आप राष्ट्रीय सुरक्षा को मद्देनजर रखें तो आपको इस दलगत राजनीति वातावरण से ऊपर उठना पड़ेगा और राष्ट्र की लॉन्ग टर्म सुरक्षा के हिसाब से इन सब चीजों के ऊपर प्लानिंग। आपने जितनी बात कही, जितनी बड़ी बात कही है, सवाल है कि इस पे अमल कौन करे पुष्पेंद्र। बात ये है दलगत राजनीति से ऊपर उठ के लॉन्ग टर्म राष्ट्र नीति की, सुरक्षा नीति की, रक्षा नीति की हम सोचें, इसी के लिए तो यही तो हमारा सबसे बड़ा सवाल है। ये महज इत्तेफाक है कि आज आपके डिस्कशन में जो 3 लोग हैं उनका किसी सियासी जमात से कोई लिंक नहीं है, किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। अभी इसी डिस्कशन में अंदर आप समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस को बैठा देते, वो इसका तर्क अपने अपने हिसाब से देने लगते। उनके लिए राष्ट्रनीति सिर्फ उन तक सीमित होती है, उनके एजेंडे तक होती है, वहां सत्ता तक पहुंचने। वही मैं कह रहा हूं कि आज आईबी ने अलर्ट जारी कर दिया है कि हाफिज सईद ने कराची में ये कहा है वो 2002 जैसा हमला करने वाला है। मैं ये कह रहा हूं कि इस आईबी ने अलर्ट जारी कर दिया, लेकिन हम इस आईबी के अलर्ट को कितना सीरियस लेते हैं, कौन इंप्लीमेंट, क्या बोध गया के ऊपर नहीं किया था आईबी ने अलर्ट? जब आईबी को भी आप जो है अपनी 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 राजनीति का हिस्सा बना लेंगे, वाले मामले में देख आप किसी मामले में, मैं कह रहा हूं, लेकिन अल्टीमेटली आज दिल्ली के अंदर सुबह से एक सीन चल रहा है, हर कार को रोक करके चेकिंग हो रही है। ऐसा लग रहा है कि दिल्ली के अंदर जो लाखों करोड़ों कारें हैं उसकी चेकिंग से क्या कहते हैं, बम का फिदाइन का दस्ता खत्म हो जाएगा और उसके बाद भी जो होना है होगा। तो हमारी जो सुरक्षा की एजेंसियां हैं उनका मनोबल क्या है? आज आईबी के लोगों का ऑफ द रिकॉर्ड कहना है कि उनके हाथ पीछे बंधे हुए हैं और अगर वो किसी को पकड़ते भी हैं तो सरकार की तरफ से इंस्ट्रक्शन है कि नहीं, किसी पाकिस्तानी मामले में हाथ लंबा नहीं डालना है, मीडिया को नहीं देना है। वो भी किस लिए पकड़ेंगी? कोई इस देश की राष्ट्रीय एकता को लेकर के, अखंडता को लेकर के, देशभक्ति का ठेका इस देश की जो हमारी एजेंसी उन्हीं का है, क्या नेताओं का नहीं है? नेताओं आकर के उन पर राजनीति करने का है कि अगर इशरत को अगर हम नहीं बताएंगे तो इससे वोट बैंक नाराज होगा और उसके लिए हम आईबी के स्पेशल डायरेक्टर को भी पकड़ेंगे, उसको भी कहेंगे और यहां भी करेंगे और गुजरात के सारे इनकाउंटर। ये जो पॉलिटिसाइजेशन है, मैं कह रहा हूं वो इधर हो या इधर हो, मैं दोनों का गलत मान रहा हूं। लेकिन कश्मीर के अंदर सेना भेजी है, आज 3 घंटे के बाद बड़ी मुश्किल से कर्फ्यू लगाए, 70 से 80 हिंदुओं की दुकानें जला दी गई। लेकिन इस देश में आज आप देखेंगे कि जितने सेकुलर लीडर हैं, कोई नहीं बोलेगा इस बात को, कोई नहीं कहेगा कि देखिए बॉर्डर के स्टेट पे ये हुआ है। क्या ये सोची समझी रणनीति नहीं है कि पुंछ के मामले को बैकफायर करने के लिए भारत के अंदर आपने एक ऐसे माहौल पैदा किया और इश्तियाल अंगेज नारे लगाए और उसके बाद से माहौल बिगड़ गया। अब आप माहौल को सुधारते रहिए, भूल जाइए पुंछ में क्या किया, भूल जाइए आपके 5 जवान कहां थे। तो ये उसका एक रणनीति का लंबा हिस्सा है जो आलोक भाई कह रहे हैं कि वो इस तरीके की चीजें आईएसआई और रणनीति क्या है, हमारी रणनीति कौन? आपकी ना घर की रणनीति पता है, ना घर की सुरक्षा के बारे में पता है, ना बॉर्डर की सुरक्षा के बारे में पता है, ना दिल्ली की सुरक्षा के बारे में पता है, ना गुजरात में सरक्रीक में पता है, ना आपको आप तमाम चीजों में बात करना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? आप बातचीत करना चाहते हैं? आप बातचीत करना चाहते हैं, बातचीत क्या करेंगे? आपके पास न नीति है न रणनीति है। बातचीत करने का मतलब यह नहीं है कि ना आपका कोई सोल्यूशन निकल रहा है ना कुछ निकल रहा है, लेकिन बातचीत करना एक अंतर्राष्ट्रीय जनमानस के लिए, पाकिस्तान के आवाम के लिए, मेरे ख्याल से इसमें कोई बुराई नहीं है। आप कहें हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उससे आपका कोई एक्शन रुकना नहीं चाहिए। अगर आपके ऊपर हमला होता है तो आपको उसको जवाब देना है। वो चीज और बातचीत, मेरे ख्याल से इसका कोई आपस में कनेक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे सवाल सरक्रीक का है, अगर सरक्रीक का रेजोल्यूशन हो सकता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ये हमारे देश के लिए भी हित में है, पाकिस्तान के भी हित में, और वहां पे जो मछुआरे हैं बेचारे, जो सैकड़ों की संख्या में एक दूसरे की जेलों में पड़े हुए सड़ते रहते हैं, उनके लिए भी अच्छा है। तो अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में व्यापारिक संबंध बेहतर होते हैं तो पाकिस्तान के अंदर ऐसे स्टेक होल्डर जो शांति चाहते हैं उनकी संख्या थोड़ी बढ़ेगी। आज की तारीख में वो जो पीस कॉन्स्टिट्यूएंसी है पाकिस्तान के अंदर, वो उंगलियों पे गिनने लायक है। पर अगर व्यापार होगा तो ऐसे स्टेक होल्डर्स होंगे जिनका फायदा होगा और वो चाहेंगे। अगर वहां अभी तो सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा है देश के सामने, जिस तरह से देश की सुरक्षा, देश की रक्षा पे लगातार एक तरह के हमले आप देख रहे हैं, उससे पहले डील करें, उसके बाद ये तमाम चीजें हैं। आप पहले कहते हैं ट्रेड करें, पहले तमाम बातचीत करें, हालांकि आप ये भी कह रहे हैं कि चलिए हम बातचीत भी करते रहे, अंतर्राष्ट्रीय जनमानस के स्तर पे ये एक अच्छा संदेश हम देते हैं। एक्सक्लूसिव चीजें नहीं है, दोनों साथ साथ चीजें चल सकती हैं। आपका लश्कर तौयबा पे हमला भी चल सकता है और व्यापार की बातचीत भी चल सकती है। इसमें तो कहीं कोई वो नहीं है। पाकिस्तान तैयार है इस बात लेकिन ये हो नहीं रहा है।
लेकिन ये हो नहीं रहा है पुष्पेंद्र, वो कुछ और रहा है। नहीं, बात मैं वही बात कर रहा हूं जो आलोक भाई बात कह रहे हैं, ये दुनिया में होता है। लेकिन अगर आप ये कह दें, आप दुनिया की, हम तो भारत की बात कर रहे हैं, भारत क्यों नहीं कर रहा है? दिलीप में अगर ये बात दुनिया में होती है तो भारत क्यों नहीं कर पा रहा है? इस देश में राजनीति जिस तरीके से चल रही है, इस देश की अर्थव्यवस्था हो, विदेश नीति, राजनीति जो है वो विदेश नीति, रक्षा नीति, सुरक्षा नीति सब पे हावी है। मैं ये कह रहा हूं, मुझे क्या लगता है कि जिस तरीके से भी देखें आप, एक थोड़ी देर के लिए आप रक्षा को भी छोड़ दें, आप ये देश डेली वेजेस पे चल रहा है। ये देश चलता है सुबह, जैसे आज ईद थी, आज ईद बड़े शांति से मनाई गई, पूरे देश में शांति के साथ ही आज का दिन निकल गया, बस आज की सुरक्षा को कल देखेंगे। ये देश हर चीज में डेली वेजेस पे चल रहा है। किसी तरीके से ईद का त्योहार चुप शांति से निकल जाए, फिर बकरा ईद निकल जाए, फिर रक्षाबंधन निकल जाए। मैं कहता हूं ये 365 दिन शांति से क्यों नहीं निकले, इसकी परमानेंट नीति क्यों नहीं है इस देश के अंदर? ये जो सोच है, ये डेली वेजेस की सोच है। इसलिए आप जब विदेश नीति की बात करते हैं तब भी डेली वेजेस की बात करते हैं। बहुत कम शब्दों में देखिए, मैं तो ये बोल ही रहा हूं कि इसमें ये हमारे जो पाकिस्तान के साथ जो डील करने की जो नीति है, इसको मेरे ख्याल से विशेषज्ञों को डिसाइड करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर ब्यूरोक्रेटिक चेंज, हर राजनीतिक परिवर्तन के साथ हमारी नीति। आखिरी शब्द नरमानी साहब। देखिए, मेरे को लगता है कि जो लीडरशिप है उसका सिग्नल अपने आप जाता है। आप जो जितना मर्जी आलोचना करते रहें, जो मर्जी कहते रहें, लेकिन ये एक सच्चाई है और आपके सामने है कि 2002 के बाद आज तक गुजरात में दंगा नहीं हुआ। ये क्लियर नीति और गवर्नेंस का परिणाम है। आप उनके ऊपर आरोप जो मर्जी लगाते रहे। इस प्रकार सवाल है पाकिस्तान से जुड़े सीधा नहीं, इस प्रकार का नेतृत्व जब तक आपका पीएम नहीं होगा। हमारा समय खत्म हो गया है। धर्मानी साहब बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। पुष्पेंद्र बहुत बहुत धन्यवाद, आलोक जी बहुत बहुत धन्यवाद।